मिशन असफल हुआ तो मैं मारा जाऊंगा। कमबख्त सिस्टम, यह क्या माजरा है? इस रक्तलता रानी का तुझसे क्या लेना देना? तुझे इतनी जल्दी क्यों है? तू उसकी तरफ है या मेरी तरफ? ध्रुव ने मन ही मन गालियां दी। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो गया। उसके दिमाग में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 1 घंटा अगर वह रक्तलता रानी को बचा नहीं पाया तो सिस्टम उसे खत्म कर देगा। यह कोई खेल नहीं था, यह उसकी जिंदगी का सवाल था। ठीक है, ध्रुव ने दांत पीसे और अपनी आंखों में एक क्रूर चमक लाते हुए कहा, मरना है तो मर जाऊंगा। डर किस बात का? जैसे ही उन लोगों के हमले रक्तलता रानी पर पड़ने वाले थे, ध्रुव ने अचानक गर्जना की। एक लड़की पर ऐसी स्थिति में हमला करना, क्या तुम इतने नीच हो? उसी पल ध्रुव ने तूफानी पैर तकनीक का इस्तेमाल किया और उसका शरीर हवा में एक बिजली की तरह चमका। उसने अपने विचार को ड्रैगन गोलम से जोड़ा और गर्जा महान ड्रैगन बाहर निकल। धम जमीन कांप उठी। एक गहरा गड्ढा बन गया और उसमें से एक खतरनाक 9 सिर वाला ड्रैगन निकला। उसके हर सिर से अलग अलग तत्वों की शक्तियां फूट रही थीं। आग, बिजली, जहर और बर्फ की लहरें। रक्तलता रानी को छोड़कर बाकी सबको मार डालो, ध्रुव ने आदेश दिया। उसकी आवाज में एक क्रूरता थी। ड्रैगन गोलम ने तुरंत हमला शुरू कर दिया। उसके 9 सिरों से तात्विक हमले लहरों की तरह फैल रहे थे, जो पूरे क्षेत्र को तबाही में डुबो रहे थे। वो दुष्ट आत्माएं इस हमले का सामना नहीं कर सकी और एक एक करके राख में बदलने लगी। हवा में चीखें गूंज रही थीं, जैसे कोई नर्क का द्वार खुल गया हो। रक्तरानी पर हमला करने आए लोग भी ड्रैगन गोलम के हमले से तुरंत पीछे हटने को मजबूर हुए, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया तेज थी और वे घायल नहीं हुए। एक बूढ़े आदमी ने कठोर स्वर में पूछा, तू क्या कर रहा है? ध्रुव ने कहा, यह लड़की मेरी है। अगर मरना चाहते हो तो आगे आओ। इस बिंदु पर ध्रुव ने सारी सावधानी हवा में उड़ा दी थी। रक्तलता रानी, चाहे जो कोई भी हो, उसे मिशन पूरा करना था। अगर वह मिशन पूरा नहीं कर सका तो वह मारा जाएगा। बूढ़े आदमी की नजरें ठंडी हो गईं। वह चिल्लाया, तूने गुरुचंद्र कुल के काम में बाधा डालने की हिम्मत की है। तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। गुरुचंद्र कुल? ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ। फिर वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तो तुम गुरुचंद्र कुल के लोग हो? वह बूढ़ा आदमी गर्व से बोला। क्या? डर गया, डर गया। हाँ हाँ, मैंने तो गुरुचंद्र कुल के कई कबूतरों की गर्दन उड़ाई है, ध्रुव ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। गुरुचंद्र कुल के लोगों ने इवेश के साथ धवल कुल को घेर लिया था और उस पर हमला किया था। यानी वह सभी उसके दुश्मन थे। अगर वह उन्हें नहीं मारेगा तो किसे मारेगा? लगता है तू जिंदगी से ऊब गया है, बूढ़े आदमी ने दांत पीसते हुए कहा और फिर अपने आदमियों को आदेश दिया, तुम तीनों रक्तलता रानी से निपटो, मैं इससे निपटता हूं। चारों लोग बढ़ गए। 3 ने रक्तलता रानी पर हमला किया, जबकि बूढ़े आदमी ने ध्रुव पर। ध्रुव को कोई डर नहीं था। उसे बस इस बात का डर था कि यह लोग कहीं दूर से हमला ना करें, क्योंकि इस ड्रैगन गोलम के 9 सिरों के हमलों की एक क्षेत्र सीमा थी। इसके अलावा इस ड्रैगन में एक और विशेषता थी, क्षेत्र प्रभाव विशेषता। जब भी कोई पास आता, उसकी जीवन शक्ति यानी एचपी कम होने लगती। बस पास आओ, फिर मारने में कोई समस्या नहीं। मूर्छ मणि सक्रिय, रक्षा मणि सक्रिय। ध्रुव ने सारी तैयारियां कर ली और हंसते हुए बोला, जल्दी करो, जल्दी करो, मेरा ड्रैगन भूखा प्यासा है। इस दौरान ड्रैगन गोलम ने हमले बंद नहीं किए थे और ध्रुव के एक्सपी पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे। सिस्टम ने उसे बस रक्तलता रानी को बचाने के लिए कहा था, इन आत्माओं को नहीं। इसलिए उसने किसी पर रहम नहीं दिखाया। भूचंद्र कुल का वह बूढ़ा आदमी आश्चर्यजनक रफ्तार से ध्रुव की ओर बढ़ा। अगर वह दूर से हमला करता तो यह राक्षसी ड्रैगन उसके हमलों को बीच में ही खत्म कर देता। इसलिए उसे ध्रुव के करीब जाना ही पड़ा। जैसे ही वह ध्रुव के करीब पहुंचा, उसकी हथेलियों में नीली अग्नि लहराने लगी और दोनों हथेली ध्रुव के सीने की ओर दे मारी। ध्रुव की आंखों में खतरे की चमक कौधी। वो झट से अपने हाथ आगे लाया और हमला रोकने की कोशिश की। बूम, हवा में गड़गड़ाहट सा धमाका हुआ। दोनों की हथेलियां टकराईं और टकराते ही एक प्रचंड झटका वातावरण में गूंज उठा। लेकिन बूढ़े की शक्ति बहुत ज्यादा थी। ध्रुव इसे झेल नहीं सका और उसका शरीर उछलकर दूर जा गिरा। इसके अलावा उस बूढ़े आदमी पर मूर्छ मणि का प्रभाव भी सक्रिय नहीं हुआ। लेकिन वह बूढ़ा आदमी भी खून उगलकर तेजी से पीछे हट गया, क्योंकि ड्रैगन गोलम के 9 सिर में से कुछ उस पर लगातार हमला कर रहे थे। बाकी तीनों का भी यही हाल था। जैसे ही वह रक्तलता रानी के पास पहुंचे, ड्रैगन गोलम के हमलों ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 500 लेवल के ड्रैगन का हमला कोई दिखावटी चीज नहीं था। ध्रुव जमीन से उठा और चिल्लाया, फिर से आओ। वह मन में सोच रहा था, जैसा मैंने सोचा, जितना ऊंचा स्तर उतनी कम मूर्छ मणि के प्रभाव की संभावना। कुत्ते, अगर यह राक्षस ना होता तो तू अब तक मर चुका होता। बूढ़े आदमी की आंखें क्रूरता से चमक रही थीं और वो 9 सिर वाले ड्रैगन को देख रहा था, जो तबाही मचा रहा था। एल्डर, इस राक्षस से निपटना बहुत मुश्किल है।
अब क्या करें? पहले इससे निपटते हैं। रक्तलता रानी की चिंता मत करो। उसके पास अभी काफी समय है। इस लड़के को मारने के बाद हम उसे खत्म करेंगे। गुरुचंद्र कुल की गुप्त तकनीक और रक्तलता रानी की देवीय शक्तियों के साथ मैं एक नई दैवीय शक्ति को समझ लूंगा। तब हा हा, वो बूढ़ा आदमी ठंडी हंसी हंसा। फिर पलक झपकते ही उसने ध्रुव को घूरा और बोला, देखता हूं तू कब तक टिकता है। चलो एक साथ हमला करो। एक जोरदार चीख के साथ चारों एक साथ ध्रुव की ओर टूट पड़े। उनकी आकृतियां हवा में धुंधली हो गईं, जैसे छाया। ध्रुव ने सिर उठाया और अपनी काल ऊर्जा को ठीक करने के लिए एक पिल ली। फिर हंसते हुए बोला, देखता हूं तुम लोग कब तक टिकते हो। चारों तेजी से इधर उधर चक्कर काटने लगे, क्योंकि वह ड्रैगन गोलम के तात्विक हमलों से भी बच रहे थे। जब दूरी कम हुई तो चारों ने एक साथ ताकत लगाए और सीधे ध्रुव पर हमला किया। ध्रुव भी चुप नहीं रहा। कमबख्त, अगर मैं इस बूढ़े को जमा कर नहीं मार सकता, इसका मतलब यह नहीं कि किसी और को भी नहीं मार सकता। उसका शरीर झुका और उसके पैर जमीन में गहरे धंस गए। जैसे ही चारों ने हमला किया, ध्रुव ने भी अपनी मुट्ठी हिलाई और उन पर पलटवार किया। वह बस उन्हें छूना चाहता था ताकि मूर्छमणि अपना कमाल दिखा सके। धम धम धम, चारों के हमलों के बावजूद ध्रुव की जीवन शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। उसका शरीर बिल्कुल अक्षत था। एक बाल भी नहीं हिला। सारा नुकसान काल ऊर्जा की खपत में बदल गया था। यही थी रक्षा रिंग की शक्ति। जब तक उसकी काल ऊर्जा खत्म नहीं होती, ध्रुव की जीवन शक्ति भी खत्म नहीं होती। हालांकि इस बार भी मूर्छमणि का उन पर कोई असर नहीं हुआ। चारों ने फिर से हमला किया। ध्रुव का शरीर अभी भी अक्षत था, लेकिन उसकी काल ऊर्जा अब लगभग खत्म होने वाली थी। वो ज्यादा से ज्यादा बस एक और हमला झेल सकता था। हमला करो। चारों ने फिर से हमला किया। ध्रुव ने भी फिर से पलटवार किया। धम, मूर्छमणि का प्रभाव सक्रिय। यह हुई ना बात। उसी समय ध्रुव का विचार हिला और वह गर्जा, ड्रैगन गोलम। एक गर्जना के साथ ड्रैगन गोलम के सभी 9 सिर नीचे की ओर झुके। 3 आदमी तो उछलकर उनसे बचकर दूर चले गए, लेकिन एक जम गया था। वो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा और ड्रैगन गोलम के एक सिर ने उसे एक झटके में निगल लिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। खून आसमान से बारिश की तरह टपकने लगा। बाकी 3 लोग गुस्से से पागल हो गए। अब वे तीनों फिर से पागलपन में हमला करने आगे बढ़े। ध्रुव का दिल सिकुड़ा। यह तो बुरा हुआ। उसकी काल ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और उसकी एचपी तीनों के हमलों को नहीं झेल सकती थी। लेकिन उसी पल डिंग, बधाई हो, ध्रुव आपने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर हंसता रहा। चौथा लेवल उसकी काल ऊर्जा तुरंत भर गई, जैसे कोई नदी फिर से उफान पर आ गई हो। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वो हंसते हुए बोला, आओ। उसने अपने हाथ फिर से हिलाए और पूरे जोर से पलटवार किया। धम, मूर्छमणि का प्रभाव सक्रिय। ड्रैगन गोलम, इसे काट कर मार डाल। ध्रुव के आदेश के साथ ड्रैगन गोलम ने फिर से हमला किया और एक और योद्धा जो जम चुका था, उसके जबड़ों में फंसकर टुकड़ों में बिखर गया। अब केवल 2 लोग बचे थे, बूढ़ा आदमी और एक अन्य। हालांकि उन दोनों की एचपी भी आधी रह गई थी। उनके शरीर पर घाव थे, खून बह रहा था। हर बार जैसे ही वह हमला करते, उन्हें ड्रैगन गोलम के तात्विक हमलों का सामना करना पड़ता था। ध्रुव ड्रैगन के नीचे खड़ा था और मुस्कुराया। आओ ना, मुझे मारो। तुमने कहा था ना कि तुम ताकतवर हो। आओ, मुझे मार कर दिखाओ। हा हा। दोनों गुस्से से तिलमिला उठे। उनकी नसें फूल गईं और वे फिर से हमले पर आए, तेज बेरहम। ध्रुव ने भी दोनों हाथ हिलाए और एक बार फिर से जोरदार हमला किया। धम। इस बार मूर्छमणि का प्रभाव सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन उन दोनों को एक साथ ड्रैगन गोलम के खतरनाक हमले का सामना करना पड़ा। वो तुरंत उछलकर पीछे हट गए और फिर से हमला किया। ध्रुव ने भी फिर से हमला किया। कई लगातार हमलों के बाद मुंह के टकराते रहे, धमाके गूंजते रहे और ड्रैगन गोलम की तेज गर्जनें हवा में भरती रही, पर एक बार भी मूर्छामणि का प्रभाव सक्रिय नहीं हुआ। लेकिन उनमें से एक योद्धा ड्रैगन गोलम के एक तात्विक हमले से मर गया। उसका शरीर जलकर राख हो गया और हवा में धुएं का बादल छा गया। अब केवल आखिरी एल्डर बचा था, वही बूढ़ा आदमी जो उनमें सबसे शक्तिशाली था। उसी समय अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी। ध्रुव का दिल सिकुड़ गया। अब भी लेवल बढ़ाने का वक्त नहीं आया। मैंने काल मूल्य भी सक्रिय नहीं किया, तो फिर यह सिस्टम की सूचना अब क्यों बजी? कमबख्त, ड्रुव ने मन में गाली दी और तुरंत ड्रैगन गोलम के समय की जांच की। यह क्या बकवास है? ड्रैगन गोलम का समय समाप्त। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीमी पड़ी, ड्रैगन गोलम ने एक जंगली गर्जना की। उसका शरीर सिकुड़ा और वह गहरे गड्ढे में समा गया। ध्रुव अबाक रह गया। वह उन 4 लोगों से लड़ने में इतना व्यस्त था कि वह ड्रैगन के समय को भूल गया था। इसके अलावा अनजाने में आधे से ज्यादा समय बीत चुका था। रक्तलता रानी अभी तक ठीक नहीं हुई थी और मिशन खत्म होने में केवल 20 मिनट बचे थे। ध्रुव ने अपने दाएं हाथ को हिलाया
और सृष्टिनाश दंड को बुलाया। गुरुचंद्र कुल का एल्डर ड्रैगन के गायब होने को देख रहा था। उसने ठंडी नजरों से ध्रुव की ओर देखा और हंसी के साथ बोला, चूजे, अब उस राक्षस के बिना देखता हूं, तू मुझे कैसे रोकता है। तुरंत उसकी आकृति गायब हो गई और उसका भारी दबाव नीचे ध्रुव पर उतरा। चंद्र तारा स्तर की शक्ति ने पागलपन से ध्रुव पर दबाव डाला, जिससे उसका दिमाग और चेतना उथल पुथल में पड़ गए। यह एहसास बेहद असहज था, लेकिन ध्रुव आधा कदम भी पीछे नहीं हटा। तेज हवा को अपने और करीब आते महसूस कर उसने सृष्टिनाश दंड को हिलाया और जोर से मारा। एल्डर का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। उसने कहा, क्या जबरदस्त ताकत है, लेकिन बहुत धीमी है। बूढ़े की आकृति हिली और उसने ध्रुव की गर्दन को निशाना बनाया। उसी वक्त ध्रुव के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। वह बोला, धीमा, तू गलत है। ध्रुव ने अभी दंड से जो वार किया था वह उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि उसकी गति को धीमा करने के लिए था। इससे ध्रुव उसकी गति का रास्ता साफ देख सका। जैसे ही बूढ़े ने वार किया, ध्रुव ने भी अपनी चाल से उसका मुकाबला किया। दोनों शक्तियों की टकराहट से हवा में तेज धमाका गूंज उठा। धम, उसी पल सिस्टम भी बजा। मूर्छ मणि का प्रभाव, सक्रिय कमख्त, इसे कहते हैं स्वर्ग विरोधी भाग्य। ध्रुव ने मन में उत्साह से चिल्लाया। वह इस चाल पर सब कुछ दांव पर लगा रहा था। यदि मूर्छ मणि का प्रभाव सक्रिय नहीं हुआ होता तो वह निश्चित रूप से उछलकर दूर चला जाता या मर भी सकता था। लेकिन अब मूर्छ मणि का प्रभाव सक्रिय हो चुका था और अब ध्रुव का समय था हावी होने का। भन बूढ़ा एल्डर स्थिर हो गया, मानो वह पत्थर बन गया हो। उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। कमीने, यह क्या है? क्या है? यह यमराज के पास पहुंचाने का जादुई तावीज है। यह बोलते हुए ध्रुव ने दोनों हाथों से सृष्टिनाश दंड को कसकर पकड़ा। दंड के छोरों पर डिवाइन फायर की तेज लपटें जलने लगी। फिर उसने दंड को बूढ़े एल्डर के सिर पर जोर से मारा। धम, हवा में विस्फोट हुआ और बूढ़े एल्डर का सिर फट गया। खून की धार फव्वारे की तरह छूटी और एक गंभीर क्षति अंक ऊपर तैरने लगा। घमंड दिखा रहा था। गुरु चंद्रकुल का एल्डर होना क्या इतना महान है? चाहे तू कितना भी शक्तिशाली हो, मेरे सामने तुझे लेटना ही पड़ेगा। दंड के एक वार से मूर्छमणि का प्रभाव गायब हो गया, लेकिन भयंकर दर्द ने बूढ़े एल्डर को असहज कर दिया और उसकी प्रतिक्रिया की गति आधी सेकंड तक धीमी हो गई। तुरंत ध्रुव ने इस मौके का फायदा उठाकर उसकी जान लेने की नीति अपनाई। उसके हाथ में सृष्टिनाश दंड पागलपन से नाचने लगा, बार बार नीचे मारते हुए बम 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 मर कमीने। एल्डर का शरीर पहले ही जमीन में धंस चुका था। उसने गुस्से से कहा, घूरचंद्रकुल तुझे नहीं छोड़ेगा। घूरचंद्रकुल मुझे नहीं छोड़ेगा। तू गलत है। वो मैं हूं जो घूरचंद्रकुल को नहीं छोड़ूंगा, ध्रुव ने कहा और एक बार फिर से सृष्टिनाश दंड नीचे उतरा। धम, बूढ़े एल्डर के सिर के ऊपर एचपी बार पूरी तरह खाली हो गया और अंत में गायब हो गया। सिस्टम की आवाज गूंजी। ध्रुव ने एक पल को सोचा, लेकिन अंत में उसने काल मूल्य सक्रिय नहीं किया। वो एक साधारण एल्डर पर सैकड़ों काल मूल्य बर्बाद नहीं करना चाहता था। डिंग, बधाई हो ध्रुव, भूल चंद्रकुल के एल्डर को मारने पर 10 एक्सपी पॉइंट्स, 4000 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो ध्रुव, भूल चंद्रकुल की एक गुप्त तकनीक चंद्रघात वार प्राप्त हुई। क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? बधाई हो ध्रुव। आर्केन रैंक पाताल घंटी प्राप्त हुई। बधाई हो ध्रुव। अघोर बीज ब्लड लाइन प्राप्त हुई। बधाई हो ध्रुव। स्टार क्रिस्टल प्राप्त हुए। बधाई हो ध्रुव, आपने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर हस्तारा 5वां लेवल। सिस्टम की आवाज लगातार गूंज रही थी। ध्रुव थोड़ा हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस बूढ़े एल्डर ने वाकई कुछ खास चीजें गिराई थीं। काल मूल्य का उपयोग किए बिना उसने इतना कुछ छोड़ दिया। इसके अलावा उसने आर्कन रैंक की पाताल घंटी भी छोड़ी, जिसने ध्रुव को बहुत हैरान किया। चंद्रघात वार, यह गुरुचंद्र कुल की गुप्त तकनीक है। मैं इसे सीखना चाहता हूं। ध्रुव ने हरकत की। सिस्टम सूचना, अस्थायी रूप से इसे सीखा नहीं जा सकता। हो, ध्रुव हैरान रह गया। अस्थायी रूप से सीखे ना जाने का क्या मतलब है? सिस्टम, तू क्या बकवास कर रहा है? क्या अब तू तकनीक सिखाना भी भूल गया? चंद्रघात वार गुरु चंद्रकुल की एक गुप्त तकनीक। इसे सीखने के लिए इसे एक अन्य तकनीक के साथ जोड़ने की जरूरत थी। यही कारण था कि वह बूढ़ा एल्ड यहां आया था। पाताल घंटी हव। ध्रुव ने अपने हाथ में सृष्टिनाश दंड को देखा और बोला, मैं इसे तुझे देता हूं। भन, सृष्टिनाश दंड ने पाताल घंटी को तुरंत निगल लिया और फिर सिस्टम की आवाज गूंजी और इसकी ऊर्जा फिर से एक सितारा बढ़ गई। लेकिन जो बात ध्रुव को समझ नहीं आई वो यह थी कि सिस्टम ने अभी भी यह नहीं दिखाया कि सृष्टिनाश दंड की शक्ति को सक्रिय करने के लिए कितने आर्किन रैंक के खजानों को अवशोषित कराना होगा। वो भूल चंद्र कुल के चारों महारथियों की मृत्यु के साथ सारे काल प्रेत ध्रुव को घूरने लगे। उनमें कोई बुद्धि नहीं थी। वह बस इतना जानते थे कि रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
इसलिए अगले ही पल वो पागलपन में ध्रुव की ओर झपटे। ध्रुव ने एक काल ऊर्जा पिल नी ली और अपनी रक्षामणि का प्रभाव बंद कर दिया। उसे अब काल ऊर्जा की जरूरत थी, क्योंकि वह सृष्टिनाश दंड चलाने वाला था। उसने सृष्टिनाश दंड को लहराया, जिसकी भयंकर लपटें आकाश छूने लगी। फिर वो चिल्लाते हुए काल प्रेतों की ओर बढ़ा। आओ, मुझे एक्सपी पॉइंट्स की जरूरत है, तुम सब आओ। वह पूरी तरह से नरसंहार करने वाले किसी राक्षस की तरह था, जो काल प्रेतों के झुंड में घुसकर उन्हें मार रहा था। डिंग डिंग सिस्टम की आवाज पागलपन से गूंज रही थी और उसके एक्सपी पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे। घाटी के चारों ओर की गुफाओं से कालप्रेत पागलपन में बाहर निकल रहे थे, लगातार ध्रुव की ओर झपट रहे थे। ध्रुव पूरी तरह से गिर चुका था, लेकिन उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ मारने के बारे में सोच रहा था। वो सिर्फ एक्सपी पॉइंट्स के बारे में सोच रहा था। उसने यह भी नहीं देखा कि खून के गड्ढे में रक्त रानी के शरीर में असाधारण रूप से बदलाव हो रहे थे। उसने खूनी चंद्रमा का सार पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। उसकी त्वचा पर लाल कवच उभरने लगा, जैसे खून की पतली धाराएं उसकी हड्डियों पर चढ़ रही हों। उसकी लंबी केश राशि गाढ़े खून में भीग कर चमक रही थी और आंखें गहरे रक्तिम प्रकाश से जल रही थीं। उसकी नाजुक पर घातक आकृति धीरे धीरे सामने आने लगी। हर सांस के साथ उसकी खोई हुई शक्ति लौट रही थी। ध्रुव के मिशन के खत्म होने में केवल 8 मिनट बचा था, लेकिन उस मिनट के बीच रक्तरानी ने अपनी आंखें खोली और उसकी नजर सीधी ध्रुव पर पड़ी। वो एक नजर ठंडी भी थी और अजीब तरह की, गहरी भी। फिर उसके शरीर पर आखिरी कवच उभर आया। अब वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो किसी खूनी परी की तरह देख रही थी, एक ऐसी देवी जो बस हाथ हिलाकर हजारों योद्धाओं को खत्म कर सकती है, क्योंकि उसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। धम 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 धम, आओ, फिर से आओ। उधर ध्रुव की मुट्ठियां हवा को चीरती हुई काल प्रेतों पर पागलपन से बरस रही थीं। हर धमाके के साथ एक एक प्रेत टुकड़ों में बिखर जाता। इस वक्त सभी काल प्रेत धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनकी आकृतियां धुंधली हो रही थीं, जैसे वे सचमुच डर गए हों। उनकी काली आंखों में अब मौत का डर झलक रहा था, जो पहले कभी नहीं दिखा था। अचानक एक खतरनाक आभा पूरे इलाके में फैल गई। ध्रुव का दिमाग शांत हो गया, लेकिन उसकी पीठ पर ठंडक छा गई, जैसे कोई बर्फीली हवा उसकी रीढ़ को छू रही हो। उसकी हथेलियां ठंडी पड़ गईं, पसीना आ गया और उसकी आंखें अचानक कांप उठीं। एक अनजाना डर उसके दिल में समा गया। रक्तरानी, उसने धीरे से फुसफुसाया। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को मोड़ा। उसके पीछे बस आधा मीटर की दूरी पर एक लाल कवच में सजी एक लड़की खड़ी थी। उसका पूरा कवच चमकदार था, जैसे ताज़ा खून सेंगा हो। उसके माथे पर एक हल्का चंद्रमा का निशान चमक रहा था, जो उसकी सुंदरता को और रहस्यमयी बना रहा था। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें गहरी और सम्मोहक, होठ लाल और नरम बाल लहराती नारंगी तरंगों जैसे। बेहद आकर्षक उसके शरीर का हर इंच किसी भी आदमी के लिए एक अनूठा प्रलोभन था। उसकी कमर की वक्रता, सीने के उभार और पैरों की लंबाई, सब कुछ इतने गहरे रूप से गढ़ा हुआ था कि नजर हटाना मुश्किल था। रक्तरानी ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव भी उसे देख रहा था। इस समय ध्रुव हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। रक्तरानी उसे एक बम, एक बारूदी सुरंग की तरह महसूस हो रही थी। जरा सा हिलने पर वो टुकड़े टुकड़े हो सकता था। ध्रुव ने सिस्टम खोला और देखा कि मिशन का समय खत्म हो चुका था, लेकिन सिस्टम ने मिशन पूरा होने की सूचना नहीं दी। वो मन में सोचने लगा, यह क्या बकवास है। सिस्टम कमीने, मैंने मिशन पूरा कर लिया। मेरा इनाम कहाँ है? चल, इनाम ना देना तो ठीक, लेकिन अब जिसे मैंने बचाया वही मुझे मारना चाहती है। यह तू मेरे साथ कौन सी चाल चल रहा है? ध्रुव बहुत ज्यादा नाराज था। उसने ड्रैगन गोलम का एक इस्तेमाल बर्बाद कर दिया और इतनी काल ऊर्जा बर्बाद करी, लेकिन मिला क्या? जिसे बचाया अब वो उसी के हाथों मरने वाला था। सिस्टम ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ध्रुव हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। यह पहली बार था कि उसे एक लड़की, वह भी इतनी खूबसूरत लड़की, इस तरह घूर रही थी। आखिरकार ध्रुव खुद को रोक नहीं सका और बोला, भले ही मैं सुंदर हूं, लेकिन तुझे मुझे इस तरह घूरना नहीं चाहिए। मेरी यह खूबसूरती मेरी गलती नहीं है। रक्तरानी की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसने रानी की गरिमा दिखाते हुए कहा, तूने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगी। इसकी तो ध्रुव ने मन में गाली दी। कितना घमंड, मैंने तुझे बचाया, मगर तू कृतज्ञता जताने के बजाय कह रही है कि तुझे नहीं मारूंगी। ठीक है, तू ही बॉस है, ठीक है। अगर ध्रुव की ओमनिवर्स तो पूरी तरह से चार्ज हो चुकी होती तो वह बिना हिचक इसे चला देता। वह रक्तरानी को धूल चट्टाना चाहता था। ध्रुव धीरे धीरे पीछे हटने लगा, हर कदम सावधानी से रखता हुआ आभासी गुफा छोड़ने की चाह में। हवा में तनाव इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी रक्तरानी की ठंडी और शाही आवाज फिर से गूंजी, क्या मैंने तुझे जाने की इजाजत दी? तेरी माँ की? ध्रुव अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने गाली दी
और गहरी गर्जना के साथ कहा, आज मैं हिम्मत दिखाऊंगा। उसका शरीर उबल पड़ा, गुस्से की लहर दौड़ी। वह एक कदम आगे बढ़ा और ध्रुव का शरीर सीधे उसकी ओर झपटा, जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार पर। रक्तरानी की आंखें ठंडी हो गईं, लेकिन अब उनमें एक झलक आश्चर्य की भी थी। उसने उसे घूरा और अपनी इच्छा शक्ति से दबाव डाला। एक अदृश्य लहर ध्रुव पर टूट पड़ी, जैसे कोई लाखों टन वजनी पहाड़ उसके सीने पर रख दिया हो। ध्रुव ने अपने दाएं हाथ को हिलाया। उसकी उंगलियां चमक उठीं। कस पिशाच तकनीक, वह गरजा और उसकी शक्ति सक्रिय हो गई। उसने रक्तरानी द्वारा छोड़े गए दबाव को तेजी से सोख लिया। जैसे कोई खून पीने वाला कीड़ा, सारी ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। रक्तरानी ने ज्यादा घातक दबाव नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसे लगा था कि ध्रुव इसे झेल नहीं पाएगा। लेकिन ध्रुव की इस शक्ति ने पूरा पाशा पलट दिया। जैसे ही दबाव खत्म हुआ, अवरोध भी खत्म हो गया और ध्रुव का शरीर एक तीर की तरह आगे की ओर छूटा। रक्तरानी का शरीर हल्के से कांप उठा और वह हड़बड़ाते हुए पीछे हटने लगी। ध्रुव ने उसे छोड़ा नहीं और मन में सोचा, यह पास आने से डरती है। हाँ, जमीन पर उतरते ही ध्रुव ने अपने पैरों को जोर से ठोका। तूफानी पैर की गति का उपयोग करते हुए वह तेजी से पीछा करने लगा और एक दुष्ट मुस्कान के साथ बोला, रानी, अब देखता हूं तू कहां भागती है। स्विश, स्विश, स्विश। इस बार उसकी गति और तेज थी। हवा सीटी बजा रही थी और वह सीधे रक्तानी की बाहों में जा गिरा। उसका शरीर उसके शरीर से टकराया और एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। रक्तरानी का चेहरा हैरान हो गया और उसकी आंखें फैल गईं। वह अचानक खून के गड्ढे में गिर पड़ी, जिसमें बीस्ट का गाढ़ा ताजा लाल खून उबाल मार रहा था। ध्रुव भी हैरान हुआ और चिल्लाया, अरे यह तो बुरा हुआ। लेकिन इस वक्त उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। गति इतनी तेज थी कि रुकना असंभव था। वो रक्तरानी के साथ खून के गड्ढे में गिर गया। खून चारों ओर छलक गया। लहरें उठीं और बीस्ट का खून ध्रुव के मुंह में चला गया। उसका स्वाद कड़वा लेकिन उत्तेजक था, जैसे कोई जहर जो शरीर को आग लगा दे। उसका शरीर बेहद गर्म हो गया। नसों में आग दौड़ने लगी। हर कोशिका उबल रही थी। जब ध्रुव का शरीर पूरी तरह से खून के गड्ढे में डूब गया, तो पूरा संसार अचानक बदल गया। यह बस खून का गड्ढा नहीं था, यह रक्तरानी का शयन कक्ष था। एक भव्य कमरा, लाल मखमली पर्दों से सजा, दीवारों पर चमकदार रत्न जड़े हुए और हवा में एक मीठी खुशबू। इसके अलावा सबसे जरूरी बात यह थी कि रक्तरानी के गड्ढे में प्रवेश करते ही उसके शरीर का कवच पूरी तरह गायब हो गया। उसका शरीर चिकना और नग्न था। उसकी त्वचा दूध या सफेद चमकदार, जैसे कोई मूर्ति वो आकृति, वे उभरे हुए शिखर, वो तना हुआ छोटा सा नितंब, उसके शरीर का हर इंच एक अनुपम प्रलोभन छोड़ रहा था। ध्रुव की नजरें उस पर जम गईं। बीस्ट खून की उत्तेजना के तहत ध्रुव बेचैन हो उठा। उसकी सांसें तेज, दिल की धड़कन जैसे ड्रम बज रही हो। रक्तरानी के शरीर की प्रबल प्रलोभन शक्ति के तहत ध्रुव के शरीर की उजाड़ शक्ति और भी बेचैन हो गई, जैसे कोई ज्वाला भड़क उठी हो। गुलाब ध्रुव ने निगलते हुए अपनी लार को काबू किया और उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। पसीना चमक रहा था, मांसपेशियां फूल गईं। रक्तरानी का चेहरा बेहद लाल हो गया, शर्म और गुस्से के मिश्रण से। वह अपने शरीर को ढकना चाहती थी, अपनी बाहों से सीने को छिपाती हुई। लेकिन शयन कक्ष में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ नरम बिस्तर और खाली दीवारें। वह लगातार पीछे हटती रही, उसके पैर फिसलते हुए। ध्रुव ने दुष्टता से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुझे नग्न सोना पसंद है। रक्तरानी ने शाही अंदाज में चिल्लाया, यहां से निकल जा तुरंत अभी। उसका आदेशात्मक लहजा बेहद दृढ़ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक स्त्री जितना ऐसा व्यवहार करती है, उतना ही वह पुरुष के मन में जीतने की इच्छा को भड़काती है। ध्रुव ने हल्के से कहा, मैंने तुझे बचाया तो मुझे कुछ सुरक्षा शुल्क तो लेना ही चाहिए। सिस्टम तू मुझे इनाम नहीं दे रहा तो मैं खुद ले लूंगा। कहीं शायद ध्रुव को अचानक याद आया कि सिस्टम ने उसे विशेष इनाम का वादा किया था। वह मन में दुष्टता से हंसा, शायद यही वह विशेष इनाम है। यह कहकर ध्रुव ने एक और कदम आगे बढ़ाया। रक्तरानी का शरीर कांप उठा और वह फिर से पीछे हट गई। लेकिन उसका शरीर अब दीवार से टिक गया था और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा यहाँ उसके पास उसकी कोई शक्ति नहीं थी। वह बेबस कमजोर महसूस कर रही थी, जैसे कोई साधारण स्त्री। यह सबसे घातक था। रक्तरानी ने भारी स्वर में कहा, यहां से निकल जा, निकल जाऊं। हाँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मैं तो अंदर जाना चाहता हूं। यह कहकर ध्रुव ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने रक्तरानी को दीवार से सटा दिया, जिससे उसका शरीर उसके शरीर से सट गया। गर्माहट फैल गई। फिर उसने एक हाथ से उसकी दोनों बाहें ऊपर दबा दी और दूसरे हाथ की एक उंगली से उसके नर्म गुलाबी होठों को छूते हुए मददोश आवाज में बोला,
बाहर तूने मुझे अपने दबाव से कुचलने की कोशिश की। अब मेरी बारी है तुझे कुचलने की। उसकी आवाज में चुनौती थी। उसने उसके संघर्ष करते हाथों को अनदेखा किया और एक तेज झटका देकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अपनी बाहों में गुस्से से भरी रक्तरानी को देखकर ध्रुव के शरीर की उजाड़ शक्ति और भी उग्र हो उठी। धम। उसने उसे जोर से बिस्तर पर पटक दिया। आज्ञाकारी बन। खट 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 खट। यह कितने समय तक चला? ध्रुव को ठीक से याद भी नहीं था। बस 2 शब्द थे और तेज। रक्तरानी ने अपना गुस्सा खो दिया। अंत में वह भी पूरी तरह से ध्रुव के साथ सहयोग करने लगी। औरतें ऐसी ही होती हैं। एक बार संतुष्ट हो जाए तो उनका स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। अब भी घमंड करोगी, अब भी रब झाड़ेगी। ये हमेशा याद रखना, बाहर भले ही तुम रानी हो, बिस्तर पर जीत हमेशा इस राजा की होगी। ध्रुव ने अधमरी रक्तरानी को घरा और उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी। मजा आया ना? जब रक्तरानी ने कुछ नहीं कहा तो ध्रुव ने उसके पीछे एक चपत लगाई और चिल्लाया, कुछ बोल। रक्तरानी ने कमजोर स्वर में जवाब दिया, मैं हिम्मत नहीं करूंगी स्वामी, अब मैं हिम्मत नहीं करूंगी। रानी से दासी तक ध्रुव ने केवल एक रात में यह कर दिखाया। ध्रुव मुस्कुराया और बोला, कुछ जंगली बिल्ली इसी तरह काबू आती हैं। उसी पल डिंग बधाई हो, ध्रुव रक्तरानी को बचाने का मिशन पूरा करने पर एक विशेष इनाम प्राप्त हुआ है। लेवल जोड़ 1-0। फिर लगातार लेवल अप करने की सीटीसी बजती रही और ध्रुव की शक्तियां आसमान छू रही थी। हर बार जब एक लेवल बढ़ता, उसकी शक्ति और मजबूत होती। पलक झपकते ही उसकी शक्तियां मेघतारा 6ठे लेवल तक पहुंच गईं। यह तो पूरा पागलपन है। ध्रुव अब्बाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि विशेष इनाम ऐसा होगा, लगातार 10 लेवल बढ़ना। वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। ध्रुव बिस्तर के किनारे पर बैठा सिस्टम में अभी अभी बड़े अपने स्तर को देख रहा था। उसकी आंखें हैरानी से फटी हुई थीं। यह तो बहुत ज्यादा है। मेरा छोटा सा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने सोचा था कि मिशन असफल हो गया था क्योंकि मिशन का समय केवल 1 घंटा था। उस वक्त रक्तरानी नहीं मरी थी। मिशन पूरा माना गया था। मगर उसे इनाम नहीं मिला तो उसने सोचा कि मिशन खत्म हो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि रक्तरानी के साथ संभोग करना मिशन का हिस्सा था और वह भी सबसे जरूरी हिस्सा। फिर उसने मिशन पूरा कर लिया। तो रानी को बचाने का असली मतलब यह था। तभी अचानक क्या यह सब सिस्टम ने तय किया था? इसकी तो सिस्टम बॉस, मेरी तुम्हारे लिए श्रद्धा एक अंतहीन जलधारा की तरह है, जैसे उफनती पीली नदी जिसे रोका नहीं जा सकता। ध्रुव उत्साह से भरा था। जब मिशन शुरू हुआ था तो सिस्टम ने उसे मारने की धमकी दी थी। क्यों? क्योंकि यह उसके भले के लिए ही था। यह उसके लिए अवसर बना रहा था। दुनिया में ऐसा नेक इंसान भी होता है। ध्रुव भावुक हो गया। आगे से मेरी यौन सुख की जिम्मेदारी तुझ पर छोड़ता हूं। रक्तरानी ने ध्रुव को देखा, बिस्तर से उठी और पीछे से उसे गले लगा लिया। स्वामी क्या हुआ? सिस्टम बॉस, तेरा एहसान चुकाने के लिए मैं इसे फिर से करूंगा, वरना मुझे तुझ पर तरस आएगा। ध्रुव पलटा और एक बार फिर नग्न रक्तरानी के ऊपर चढ़ गया। यमगढ़ शहर, सुबह का समय। अंशुल चिंतित चेहरा लिए हॉल में इधर उधर टहल रहा था। तभी एक योद्धा दौड़ता हुआ आया। अंशुल ने तुरंत पूछा, क्या वो लौट आया? योद्धा ने हल्के से सिर हिलाया। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर द्वार पर लोग तैनात हैं, लेकिन ध्रुव गुरु का कोई निशान नहीं मिला। वह आभासी गुफा गया था, जो बहुत खतरनाक जगह है शायद। सूरमास खड़ा हुआ और चिल्लाया, असंभव, मेरे बॉस को कुछ नहीं होगा। सियान ड्रैगन ने भौहें सिकुड़ी और खुद को दोष दिया। मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था, अंशुल ने कहा। मुझे नीलामी में वामन के साथ द्वंद्व के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था। कल ही वामन की शक्तियां चंद्रतारा स्तर तक पहुंच चुकी हैं। चाहे ध्रुव कितना भी ताकतवर हो, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और अंशुल ने गहरे स्वर में कहा, अध्यक्ष जी ध्रुव को देखने के बाद ही उन शक्तिशाली दिग्गजों को उसकी रक्षा के लिए भेजने को तैयार हैं। हमें अब तक नहीं पता कि ध्रुव कहाँ है, जिंदा है या मर गया। अगर हम उसे बचाना भी चाहे तो भी यह बेकार है। रत्नकुंज एक विशाल शक्ति थी। अंशुल द्वारा लाई गई पिल ने सनसनी मचा दी थी। यह कहा जा सकता है कि सारे छिपे महारथी भी उस पिल के लिए यमगढ़ शहर में उमड़ पड़े थे। 100 साल की आयु बढ़ाने वाली पिल कोई साधारण चीज नहीं थी। रत्नकुंज के अध्यक्ष स्वयं बस ध्रुव से मिलने के लिए आए थे। अब जब ध्रुव नहीं लौटा था, अंशुल के लिए कोई व्यवस्था करना मुश्किल था। लाइबा ने बुदबुदाया, मुझे यकीन है कि ध्रुव जरूर लौटेगा। उसी पल अग्रेश्वर मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, एल्डर अंशुल, नीलामी आधे घंटे में शुरू होने वाली है। तुम अभी तक यहीं हो। तुम्हारी पिल नीलामी का पहला हिस्सा है। अंशुल ने अपने गुस्से को दबाया। अग्रेश्वर को देखा और कड़वे स्वर में बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? और मेरे मामलों की तुझे कब से परवाह होने लगी? मुझे नीलामी में कब जाना है यह तुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर तू इतना ऊब गया है कि तेरे अंडकोश दुख रहे हैं तो जा कोई नुकीला पत्थर ढूंढ और उसे अपने अंडकोश को रगड़। अंशुल ने चिल्लाकर कहा। अग्रेश्वर का चेहरा बदसूरत हो गया।
उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया। अंशुल, यह तेरा क्या रवैया है? अंशुल ने कहा। यही मेरा रवैया है। तू क्या कर लेगा? उसे अपने दिल का गुस्सा बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था और अग्रेश्वर ने ठीक उसी पल उसकी पूंछ पर पैर रख दिया। अग्रेश्वर की आंखों में क्रूरता झलकी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अंशुल, मैं बस यह पूछने आया था, तेरा वो कचरा ध्रुव अब तक क्यों नहीं लौटा? वामन के साथ उसका द्वंद्व शुरू होने वाला है। वो तेरा आदमी है। अब वो कहाँ है? अगर वो नहीं आया तो हप्पी हेच, फिर तुझे वामन से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। अग्रेश्वर ठंडे लहजे में हंसा। मुझे लगता है कि वो वापस नहीं आएगा, है ना? हा 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 हा। अंशुल ने भय से कुड़ी और कहा, थोड़ी देर वामन को इंतजार करने दे। कौन कहता है कि वो नहीं आएगा? वो जरूर मंच पर वामन को धूल चटाएगा। अग्रेश्वर ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। फिर अग्रेश्वर तिरस्कार भरे चेहरे के साथ हॉल से बाहर निकला और मन में हंसा। अंशुल, ध्रुव निश्चित रूप से नहीं लौटेगा। अगर वो नहीं लौटा तो तुझे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी पड़ेगी और फिर रत्नकुंज की इज्जत तेरे कारण मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाद तेरा पत्ता साफ। यमगढ़ शहर में रत्नकुंज का सारा व्यापार सिर्फ मेरा होगा। हा हा। इंतजार कर और देख, वो उम्र बढ़ाने वाली पिल एक सर्वोच्च रहस्य थी। यहां तक कि अग्रेश्वर को भी नहीं पता था, वरना वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं सोचता। हॉल में अंशुल ने भेंटी। वो अभी गुस्से में था, लेकिन वो निष्क्रिय स्थिति में था। अगर ध्रुव नहीं आया तो उसकी सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। भाई ध्रुव, ओ भाई ध्रुव, तू मुझे मरवाना चाहता है क्या? अंशुल ने मन में कड़वी हंसी हंसी। दूसरी ओर आभासी गुफा की घाटी में कुछ हत्यारे जमीन पर गिर पड़े थे। वे रक्तरानी की बस एक नजर से मारे गए। वाकई रक्तरानी बेहद हिंसक और बेहद क्रूर थी। ध्रुव ने कहा, तू सचमुच मेरे साथ नहीं जाना चाहती? रक्तरानी ने अनच्छा भरे चेहरे के साथ कहा, इस दासी को अभी थोड़ा ब्रेक थ्रू करने की जरूरत है, तभी मैं यहां से निकल सकती हूँ। स्वामी, तुम्हें अक्सर मुझसे मिलने आना होगा। ध्रुव हंसा और बोला, चिंता मत कर, मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद रक्तरानी की उंगली हिली और उसने धीरे से ध्रुव के माथे पर स्पर्श किया। उसके भौं के बीच का चंद्रमा का निशान लाल रोशनी से चमका। उसी पल डिंग बधाई हो। ध्रुव, रक्तचंद शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या आप इसे फ्यूज करना चाहेंगे? हो। ध्रुव कांप उठा और रक्तरानी से बोला, यह तेरी दया शक्ति है, तू इसे मुझे क्यों? रक्तरानी ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही मेरी दया शक्ति हो। मेरा सब कुछ तेरा है, यहां तक कि मेरी जान भी। यह दैवीय शक्ति क्या चीज है? हालांकि यह वह शक्ति थी जिसे उसने दशकों तक साधा था। उसने बिना किसी हिचक इसे ध्रुव को दे दिया। ध्रुव को नहीं पता था, अगर उसे पता होता तो वह इसे से कतई नहीं लेता। रक्तरानी यह जानती थी, इसीलिए उसने बिना बताए अचानक अपनी दया शक्ति ध्रुव को हस्तांतरित कर दी। ध्रुव का दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने रक्तरानी को गले लगाया और उसके पतले होठों को चूमा। रक्तरानी का शरीर नरम पड़ गया और फिर से गर्म होने लगा। उसका शरीर एक प्रलोभन भरी आभा छोड़ रहा था और ध्रुव की उजाड़ शक्ति फिर से हिलौरे मारने लगी। लेकिन यह सही वक्त नहीं था। आज नीलामी का दिन था, इसलिए ध्रुव को जल्द से जल्द वापस जाना होगा। इसके बाद ध्रुव ने रक्तरानी के कान में फुसफुसाया, मेरा इंतजार करना, मैं तुझसे मिलने वापस आऊंगा। यह कहकर ध्रुव फायर यूनिकॉर्न की पीठ पर कूदा और बोला, यमगढ़ शहर वापस चल। फायर यूनिकॉर्न ने सीटी बजाई और पलक झपकते ही क्षितिज में गायब हो गया। रक्तरानी ने आकाश में गायब होती लपटों को देखा और बुदबुदाई, स्वामी, तुम्हें जरूर वापस आना है। इसके बाद रक्तरानी की आंखें दृढ़ हो गईं। उसने मन में सोचा, नहीं, मुझे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा ताकि मैं अपने स्वामी के साथ उड़ सकूं। इन 3 सपनों जैसे दिनों में जब ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे उसने केवल एक बसंती सपना देखा हो। अगर संभोग को गिना जाए तो इस दुनिया में रक्तरानी उसकी दूसरी स्त्री थी। यह उसका अब तक का सबसे लंबा और सबसे संतोषजनक पल था। रक्तरानी, ध्रुव ने अपने आप से कहा, मैं जरूर वापस आऊंगा। उसी समय ध्रुव ने सिस्टम खोला और रक्तरानी द्वारा दी गई रक्तचंद्र शक्ति की जांच की। फ्यूज करो, डिंग बधाई हो ध्रुव। रक्तचंद्र शक्ति को फ्यूज करने के लिए 10 एक्सपी पॉइंट्स, 100 काल ऊर्जा पॉइंट्स और विशेष इनाम के रूप में सनलोर शॉप पॉइंट्स प्राप्त हुए। बधाई हो ध्रुव। रक्तरानी का निशान प्राप्त करने के लिए बधाई हो ध्रुव। साथी मोर सक्रिय करने के लिए सिस्टम साथी मोर, लोगों की संख्या 1, रक्तरानी सिस्टम विवरण, जितने अधिक साथी साथ होंगे लेवल अप करने के लिए उतने कम एक्सपी पॉइंट्स चाहिए होंगे और बीस्ट को मारने की तुलना में अधिक एक्सपी पॉइंट्स प्राप्त होंगे। इस विवरण को देखकर ध्रुव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर दुष्टता से हंसा, क्या यह तो मुझे रंगबाज आदमी बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है? हाँ हाँ,
लेकिन मुझे यह पसंद आया तो मुझे धरती की सारी लड़कियों को बुलाने का तरीका सोचना होगा। लेकिन शौर्य दल तो अभी सील है। मुझे जल्दी इसे सक्रिय करने का तरीका ढूंढना होगा। शौर्य दल को सक्रिय करने से ही ध्रुव कुल का लेवल बढ़ा सकता था और कुल के सारे सदस्यों को डार्क वर्ल्ड में बुला सकता था। जल्दी लेवल अप करने के लिए मुझे उन सब लड़कियों को बुलाना ही होगा। इसके अलावा अगर मैं डार्क वर्ल्ड में धरती के जैसे चलता रहा तो मुझे मजा नहीं आएगा। मैं वर्चस्व के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे धरती के सारे साथी डार्क वर्ल्ड पर राज करें। मैं देवलोक में जाना चाहता हूँ और अपने सारे साथियों को भी वहां ले जाना चाहता हूँ। यही वो था जो ध्रुव करना चाहता था। डार्क वर्ल्ड में बिना किसी शक्ति के भरोसे रहना असंभव था। यहाँ कदम कदम पर मुश्किल थी और कोई भी तुम्हें निगल सकता था। धरती में तुम एकल योद्धा बन सकते थे, लेकिन डार्क वर्ल्ड में तुम्हें एक मजबूत शक्ति चाहिए थी और किसी मजबूत शक्ति का सहारा लेने के बजाय अपनी खुद की शक्ति बनाना बेहतर था। कुल का उद्घाटन अनिवार्य था। ध्रुव ने अपने विचारों को संभाला और अभी अभी फ्यूज की गई रक्तचंद शक्ति की ताकत की जांच की। उसने महसूस किया कि यह शक्ति उसके शरीर में जुड़ी नहीं थी, बल्कि एक तकनीक में अवशोषित हो गई थी। चंद्रघात वार शुरुआत में ध्रुव इस गुप्त तकनीक को सीख नहीं सका था, पर अब यह लाल रोशनी से चमक रही थी और इसका नाम चंद्रघात वार नहीं था, बल्कि रक्तचंद्र मुक्का था। लेकिन यह वह चीज नहीं थी जिसकी ध्रुव को परवाह थी। उसे केवल एक चीज की परवाह थी, क्या वह अब इसे सीख सकता था? उसके पास अभी पर्याप्त साधना तकनीकें नहीं थीं। ध्रुव ने हरकत की सीखो। डिंग बधाई हो, ध्रुव रक्तचंद्र मुख का तकनीक सीखने के लिए 10 एक्सपी पॉइंट्स, सौरकाल ऊर्जा पॉइंट्स और विशेष इनाम के रूप में सौरकाल की की सभा असोड शॉप पॉइंट्स प्राप्त हुए। तकनीक रक्तचंद्र मुख का लेवल बढ़ाने योग्य स्तर, डिवाइन स्टार रैंक लेवल, एक क्षति विनाशकारी खपत, 1 लाख काल ऊर्जा पॉइंट्स विवरण। इस तकनीक में केवल एक चाल है, विनाश की एक चाल कम। यह क्या है? विनाश की एक चाल क्या? यह एक मौके में किसी का भी विनाश कर सकता है या फिर कुछ और? ध्रुव बुदबुदाया। लेकिन जब उसने 1 लाख काल ऊर्जा पॉइंट्स की खपत देखी तो उसका दिल फिर से कांप उठा। वह बोला, मैं अभी केवल 8 लाख काल ऊर्जा पॉइंट्स इकट्ठा कर सकता हूँ और यह कह रहा है कि मैं बस एक चाल के लिए सब दे दूं। क्या इसे पता था कि मेरे पास ठीक 8 लाख काल ऊर्जा पॉइंट्स है? लेकिन अगर यह एक मौके में वाकई किसी का विनाश कर दे तो क्या यह जबरदस्त नहीं होगा? फिर मुझे अमीर होने से कौन रोक सकता है? ध्रुव उत्साहित हो गया। एक मौके का विनाश मुख्य ओमनी रिवर्स तोप की तरह था। एक चाल दुश्मन तुरंत खत्म। बस इतना ही शानदार। लेकिन जब ध्रुव ने तकनीक के नाम के पीछे लेवल बढ़ाने योग्य शब्द देखा तो वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसे और अधिक लगने लगा कि वह एक मुक्के में किसी का भी विनाश कर सकता है। चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, एक मुक्का जीवन और मृत्यु तय करने के लिए काफी था। हाँ हाँ, अब मजा आएगा। ध्रुव के होठों पर मुस्कान उभरी और उसने फायर यूनिकॉर्न से कहा, सीधे नीलामी भवन की ओर बढ़ो। यमगढ़ शहर अब क्या करें? ध्रुव अभी तक नहीं लौटा। लगता है अंशुल यह सोचने की हिम्मत नहीं कर सका कि ध्रुव के साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन वो खुद को इन विचारों से रोक नहीं पा रहा था। अभी तक ध्रुव की कोई भी खबर नहीं थी। इसका क्या मतलब हो सकता था? क्या वह भाग गया था? यह असंभव था। एकमात्र संभावना थी कि ध्रुव के साथ कुछ हुआ था। यमगढ़ शहर में कई लोग ध्रुव पर नजर रखे हुए थे। वरदान मंडल, हेलगेट, नवखंड, महासंघ गुचंद्रकुल और मनु परिवार सब के सब ध्रुव को निशाना बना रहे थे। इनमें से कोई भी ध्रुव को मार सकता था। यह शक्तियां बहुत ताकतवर थीं। अगर उन्होंने कदम उठाया था तो ध्रुव उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक और संभावना थी कि ध्रुव आभासी गुफा में मर गया था। जब अंशुल चिंतित था, वरदान मंडल के लोग भी बेचैन थे। लक्ष्य दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भूलचंद्र कुल के लोग भी इसी हाल में थे। वे सब ध्रुव के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। यह नीलामी बस एक नीलामी नहीं थी, बल्कि वरदान मंडल, हेलगेट और नवखंड महासंघ के लिए ध्रुव को खत्म करने की साजिश थी। वे सब बेसब्री से ध्रुव के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही वह समय भी आ गया जब नीलामी शुरू होने वाली थी। अग्रेश्वर पेशेवर मुस्कान के साथ नीलामी मंच पर चढ़ा और विनम्रता से बोला, देवियों और सज्जनों, नीलामी शुरू होने से पहले हम रत्नकुंज ने एक छोटा प्रदर्शन तैयार किया है। मनु परिवार का यंग मास्टर वामन सियान ड्रैगन और एल्डर अंशुल द्वारा सुझाए गए एक नवागंतुक के साथ लड़ेगा। उस नवागंतुक का नाम खैर मुझे भी नहीं पता। अग्रेश्वर ने मुस्कुराते हुए बोलना जारी रखा, वैसे एक गुमनाम नौसखिया जल्द ही मृतक बन जाएगा। उसके नाम को जानने की क्या जरूरत? उसने सीधे तौर पर तंज कसा। कोई दया नहीं दिखाई। भीड़ में हंगामा मच गया।
सियान ड्रैगन वह तो महान हकीम मास्टर हैं, उनके द्वारा सुझाया गया। इस लड़के की क्या पहचान है? सियान ड्रैगन एक हकीम है, लेकिन उन्होंने एक योद्धा को सुझाया। यह क्या माजरा है? मुझे लगता है यह बस एक मजाक है। हाँ बिल्कुल। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। मूल रूप से कोई भी ध्रुव की जीत की संभावना पर भरोसा नहीं कर रहा था। कई लोग वामन की प्रतिभा के बारे में जानते थे। युवा पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाओं में उसका मुकाबला करना मुश्किल था। निजी कक्ष में अंशुल का चेहरा काला पड़ गया। सियान रेगन की आंखों में भी क्रूरता झलकी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अग्रेश्वर। अग्रेश्वर उनकी इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा था। को भी राचे रहा। वह अंशुल को तो अपमानित करना चाहता ही था, लेकिन सियान ड्रैगन को भी नीचे खींचना चाहता था। केवल अंशुल को रोदना काफी नहीं था। सुरमास गुस्से में चिल्लाया, गुमनाम नौसिकिया का क्या मतलब? उसे साफ साफ मेरे बॉस का नाम पता है, और तुरंत कौन मरेगा? यह आदमी बहुत घमंडी है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मंच के नीचे की चर्चा सुनकर अग्रेश्वर बेहद संतुष्ट था और बोला, सियान ड्रैगन और एल्डर अंशुल ने मिलकर इस शख्स को सुझाया है, तो यह निश्चित रूप से कमाल का होगा, है ना? सुना है कि वह हस्तारा स्तर का महान योद्धा है। बोलते ही भीड़ में ठहाके गूंज उठे। हस्तारा स्तर वामन तो दशकों पहले ही मेघतारा स्तर के शिखर पर था, और उसने फिर भी हिम्मत की वामन को चुनौती देने की। क्या वो मरने की जल्दी में है? क्या वह वाकई सियान ड्रैगन द्वारा सुझाया गया योद्धा है? क्या वो शख्स पागल है? हर तरफ से उपहास की हंसी गूंज रही थी। निजी कक्ष में सूरमास गुस्से से तिलमिला उठा। वह बस दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने वाला था, लेकिन अंशुल ने उसे रोक लिया। मेरे बॉस के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? यह अपने आप को समझता क्या है? मेरे बॉस को नीचा दिखाने की हिम्मत, क्या यह इसके लायक भी है? सूरमास की नाक फूल रही थी। वो अग्रेश्वर का गला घोंट देना चाहता था। केवल वही नहीं, बाकी सबके चेहरे भी बदसूरत हो गए। वे सब अपने गुस्से को दबा रहे थे, पर अगर ध्रुव नहीं आया तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अगर ध्रुव आ भी गया तो अंशुल इस लड़ाई को रोकने की पूरी कोशिश करता, क्योंकि ध्रुव निश्चित रूप से हार जाता। वह चंद्रतारा स्तर के वामन का मुकाबला नहीं कर सकता था। हस्तारा स्तर का कैसे चंद्रतारा स्तर का मुकाबला हो सकता था? ध्रुव बहुत जरूरी था। उसे जीवित रहना था। बकवास बंद करो। अगर लड़ना है तो जल्दी शुरू करो। सबका समय बर्बाद मत करो। हम यहाँ सामान खरीदने आए हैं, मुकाबला देखने नहीं। एक कोने से वीरन तेज आवाज में चिल्लाया। तुरंत कई लोगों ने समर्थन में अपनी आवाजें मिलाई। कुछ ने तालियां पीटी तो कुछ ने सही कहा कहकर हामी भरी। अग्रेश्वर बौखला गया, लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, सब लोग जल्दबाजी ना करें, नीलामी तो होगी ही। मुकाबले के अलावा आप सब दांव भी लगा सकते हैं। मैं बुकी हूँ। दांव की दर 1 के बदले 5 है। वामन के लिए 1 और उस अनाम योद्धा के लिए 5। सब लोग खुलकर दांव लगाएं। और अगर सियान ड्रैगन द्वारा सुझाया गया गुमनाम योद्धा हार गया तो एल डैंशुल को सभी के सामने वामन मनों से माफी मांगनी होगी। अब सियान ड्रैगन और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अचानक पर्दा खोला और चिल्लाया, अग्रेश्वर, इससे तेरा क्या मतलब है? सबने उसकी ओर देखा। हॉल में सन्नाटा छा गया। कई लोग हैरान होकर कुर्सियों से उछल पड़े। अरे, यह तो वाकई हकीम मास्टर हैं। हाँ, वाकई में वही हैं। वह सचमुच यहाँ है। हकीम सूची के सियान ड्रैगन अनगिनत हकीमों के आदर्श। अग्रेश्वर हंसा कुछ नहीं, अपनी बस नीलामी को और मजेदार बनाने के लिए। अगर चाहो तो तुम भी दाम लगा सकते हो। हा हा। सियान ड्रैगन ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी हड्डियां चटक रही थीं और उसका गुस्सा उबाल मार रहा था। वह बस खुद को रोक रहा था कि कहीं कूदकर अग्रेश्वर का गला न दबा दे। दर्शक और भी उत्साहित हो गए। हॉल में शोर मच गया। हकीम मास्टर, क्या वह वाकई आपका सुझाया हुआ नवागंतुक है? क्या वह प्रतिभाशाली हकीम है? हकीम मास्टर, वो नवागंतुक कहाँ है? लोगों ने ताबड़तोड़ सवाल उठाए, लेकिन सियान ड्रैगन जवाब नहीं दे सका। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। अग्रेश्वर का चेहरा और ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गया और उसकी आवाज गहली होकर सारी आवाजों को दबा गई। सियान ड्रैगन ने कोई खंडन नहीं किया, यानी वह अनाम नौसिकिया वाकई उनके द्वारा सुझाया गया है। सब लोग जल्दी दांव लगाएं। क्या पता शायद आप ढेर सारे पैसे जीत जाएं। अग्रेश्वर ने माहौल को भड़का दिया और तुरंत बाद कई लोग दांव लगाने लगे। 100 स्टार क्रिस्टल वामन की जीत पर। मेरे पास 300 स्टार क्रिस्टल है। मैं 1000 स्टार क्रिस्टल लगाता हूँ। मैं 10,000 स्टार क्रिस्टल वामन की जीत पर लगाता हूँ। मूल रूप से सभी वामन की जीत पर दांव लगा रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि वामन का हारना नामुमकिन था। यह देखकर वामन के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभरी। 3 दिनों में उसकी शक्तियां चंद्रतारा स्तर तक पहुंच चुकी थीं। अब वह ध्रुव को आसानी से कुचल सकता था। इसके अलावा उसने मूर्छ मणि के प्रभाव से निपटने का तरीका भी सोच लिया था। वामन ने मन में ठंडी हंसी हंसी गवार, अगर तू आज हिम्मत करके आया तो यहीं तेरी मौत होगी। भीड़ में गौरांग ने धीरे से पूछा, क्या हमें दांव लगाना चाहिए?
बहुत सारे लोग वामन की जीत पर दांव लगा रहे हैं। क्या हम भी अपनी किस्मत आजमाएं? 1 के बदले 5 अगर हम जीते तो भारी मुनाफा होगा। वीरन ने बुदबुदाया। हमारे पास ज्यादा पैसा बचा नहीं है। गौरांग ने धीरे से ओह कहा और चुप हो गया। तभी वीरन ने दांत पीसे और बोला, कमभक्त, सब तो हराम की दौलत है, चलो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। फिर अचानक वो ऊंची आवाज में बोला, मैं 10 स्टार एम्बल लगाता हूँ, अनाम योद्धा जीतेगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, सबने उसकी ओर मुड़कर देखा, क्योंकि वह सब जानते थे कि एक स्टार एम्बर की कीमत 10,000 स्टार क्रिस्टल के बराबर थी, और यह शख्स पूरे 10 स्टार एम्ब लगा रहा था, यानी 8 लाख स्टार क्रिस्टल, वो भी उस गुमनाम योद्धा पर। क्या यह पागल हो गया था? अग्रेश्वर के हंठ पीछे खींचे और वह खिले फूल की तरह मुस्कुराया। उसने कहा, छोटे भाई, क्या तुम्हारे पास इतने स्टार एम्ब हैं? वीरन ने ठंडे स्वर में हंकारा। तू मुझे गरीब समझ रहा है। उसके दाएं हाथ के एक झटके के साथ 10 स्टार एम्ब उड़कर अग्रेश्वर के सामने जा गिरे। सब हैरान रह गए। क्या जबरदस्त वायु नियंत्रण शक्ति थी! अग्रेश्वर का चेहरा भी हल्का सा बदल गया। उसने 10 स्टार एम्ब स्वीकार किए और उन्हें दर्ज करने को कहा। फिर बोला, क्या कोई और दांव लगाना चाहता है? अगर कोई दांव नहीं लगाता तो मुकाबला शुरू होगा। ऊपर कक्ष में सुरमास ने कहा, बॉस यहाँ नहीं है, लेकिन हम अपनी इज्जत नहीं खो सकते। मैं अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाऊंगा। कितनी? सुरमास ने सिर कुजाया और बोला, 1 स्टार क्रिस्टल। लाइबा का चेहरा स्याह पड़ गया और उसने तुरंत गुस्से में सुरमास पर चिल्लाया। अग्रेश्वर ने हल्के से मुस्कुराया। कोई और दांव नहीं लग रहा ना? अगर कोई दांव नहीं लगाता तो मुकाबला शुरू होगा। उसी पल नीलामी भवन का रॉयल दरवाजा खुला और एक छाया प्रवेश द्वार पर दिखाई दी, लेकिन तेज रोशनी के कारण उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप कोई भी राशि दांव के लिए स्वीकार करते हैं? अग्रेश्वर ने कहा, वामन का दांव पूरा हो चुका है, लेकिन उस गुमनाम नौसिखिए के दांव की कोई सीमा नहीं है। वो शख्स धीरे धीरे अंदर आया। उसके कदमों की आहट हॉल में गूंज रही थी और बोला, ठीक है, तो फिर थोड़ा खेलते हैं। मैं 500 स्टार एम्बर दांव पर लगाता हूँ। मैं अपनी जीत पर दांव लगाता हूँ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी पड़ी, ध्रुव की उपस्थिति नीलामी हॉल में सभी के लिए स्पष्ट हो गई। अग्रेश्वर ने एक नज़र में ध्रुव को पहचान लिया। एक पल के लिए उसकी आंखें कांपी, फिर वो जोर से हंसा और बोला, मुझे नहीं लगा था कि तू लौट आएगा। उसकी हंसी में कुछ हैरानी थी। उसके द्वारा भेजे गए हत्यारे कमजोर नहीं थे, फिर भी वे ध्रुव को रोक नहीं पाए। ध्रुव ने भी हंसते हुए कहा, मैं लौट आया, तुझे और तेरे मालिक को तो बहुत निराशा हुई होगी, है ना बूढ़े कुत्ते? अग्रेश्वर ने उसे घूरा और चिल्लाया, कमीने, तू किसे बूढ़ा कुत्ता कह रहा है? ध्रुव ने अपनी उंगली हिलाई। अग्रेश्वर की नाक की ओर इशारा करते हुए बोला, तुझे और किसे? अग्रेश्वर की आंखें और गहरी हो गईं। उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने चिल्लाकर कहा, लोगों से पकड़ो। उसी पल अंशुल धीरे धीरे बाहर निकला और बोला, ठहरो। ध्रुव लौट आया था और वह सबसे ज्यादा खुश था। उसे अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा आज की नीलामी बहुत खास थी। इतनी खास कि उसे भी नहीं पता था कि कितने दिग्गज योद्धा यहाँ नीलामी में छिपे हुए थे। इसके अलावा आज की नीलामी का मुख्य पात्र अग्रेश्वर द्वारा नीलाम किया जा रहा कोई खजाना नहीं था, बल्कि 100 वर्ष की आयु बढ़ाने वाली पिल थी, और ध्रुव उस पिल का निर्माता था। वह बेहद जरूरी था। अग्रेश्वर ने अपनी आंखें हल्के से उठाईं और ठंडे स्वर में बोला, अंशुल, तू मुझे रोकने की हिम्मत कर रहा है? अंशुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझे रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अग्रेश्वर, मैं तो बस याद दिलाने आया हूँ। उसके पास रॉयल निमंत्रण है। अगर तू उसे छूना चाहता है तो पहले सोच ले कि तेरे पास इतनी ताकत है भी या नहीं। यह एक साधारण सा बयान था, लेकिन ऐसा लगा जैसे एक शक्तिशाली दबाव गिरा हो। अग्रेश्वर ने इसके बारे में सुना था, लेकिन उसे लगा कि अंशुल नाटक कर रहा है। लेकिन इस तरह के सार्वजनिक अवसर पर अंशुल झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या इस गवार में कुछ खास है? अग्रेश्वर ने हैरान होते हुए मन में सोचा। इस पल नीलामी में सिर्फ वही हैरान नहीं था, कई लोग बेहद हैरान थे। रॉयल निमंत्रण का साफ मतलब था कि उसकी पहचान विशेष और अनमोल थी। साधारण लोग इसके योग्य नहीं थे। हेलगेट वरदान मंडल और नवखंड महासंघ के लोग भी हैरान थे। भले ही ध्रुव कभी हेलगेट का यंग लीडर रहा हो, लेकिन रत्नकुंज का रॉयल निमंत्रण देना असंभव था। असल में रत्नकुंज में चल क्या रहा था, किसी को कोई खबर नहीं थी। गौरान बुदबुदाया, यह शख्स कौन है? इतना शानदार! इसके पास वाकई रॉयल निमंत्रण है। तुम्हें पता है, आम निमंत्रण भी कमाल का होता है। रॉयल निमंत्रण तो स्वर्ग को चुनौती देने जैसा है। वीरन ने कंधे उचकाए और बोला, कौन जाने यह कौन है? शायद किसी अविश्वसनीय योद्धा का वंशज हो। ओझा ने दूर से ध्रुव पर एक नजर डाली, बस एक नजर, और फिर उसने उसकी ओर नहीं देखा। उन चारों को नहीं पता था कि यह ध्रुव था।
उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह एकदम अलग इंसान था। वह उसे कैसे पहचान सकते थे? अग्रेश्वर की आंखें और गहरी हो गईं। उसने ठंडे स्वर में कहा, अंशुल, मैं इस मामले को मुख्यालय में जरूर उठाऊंगा। रॉयल निमंत्रण की पहचान बहुत अनमोल थी। वह उसे छू नहीं सकता था। यह रत्नकुंज का नियम था। अंशुल हंसा, अभी जा और शिकायत कर। यह पहली बार तो नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो अभी जा। अग्रेश्वर ने ठंडी हकार भरी और बोला, मैं जाऊंगा, पर अभी नहीं। मैं अभी इस तमाशे को देखने का इंतजार कर रहा हूं। फिर वह ध्रुव की ओर मुड़ा। उसकी नजर जहर बरसा रही थी। गवार, मैं तेरे 500 स्टार एबर का दाम स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या तेरे पास इतने स्टार एम्बर है भी? सिर्फ रॉयल निमंत्रण के आधार पर काम नहीं चलेगा। तुझे पैसे निकालने होंगे। अग्रेश्वर ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। वामन भी हंसते हुए बोला, 500 स्टार एबर? तुझे पता भी है कि 500 स्टार एबर कितने होते हैं? गवार, यहां शेखी बघारने की कोशिश मत कर। 500 स्टार एबर, यह एक बहुत बड़ी संख्या थी। यहां तक कि एक प्रथम श्रेणी का परिवार भी इतने स्टार एबर नहीं निकाल सकता था। और डॉक वर्ल्ड में कुछ महीनों पहले आए किसी शख्स के लिए तो यह और भी असंभव था। लेकिन यह साधारण इंसान की बात थी। ध्रुव कोई साधारण इंसान नहीं था। वह 500 स्टार एम तो नहीं निकाल सकता था, लेकिन उसके पास बराबर मूल्य की कई चीजें थीं। जैसे ही ध्रुव बोलने वाला था, ऊपर से सियान ड्रैगन ने कहा, छोटे भाई ध्रुव के 500 स्टार एम्बर मैं दूंगा। यह मेरा रॉयल कार्ड है। इसमें ठीक 500 स्टार एम्बर हैं। यह कहते हुए सियान ड्रैगन ने रॉयल कार्ड फेंक दिया। यह 500 स्टार एबर की बात थी, लेकिन उसने पलक भी नहीं झपकी। सब हैरान रह गए। अग्रेश्वर ने मन में गर्व से हंसते हुए सोचा, सियान ड्रैगन, ओ सियान ड्रैगन, या शायद तेरी सारी जमा पूंजी है। आज मैं तुझे कंगाल कर दूंगा। इस दौलत के बिना मैं देखता हूं तू आगे पिल रिफाइनिंग के लिए जड़ी बूटियां कहां से लाएगा। ध्रुव ने ऊपर कक्ष की खिड़की पर खड़े सियान ड्रैगन को देखा और बोला, धन्यवाद सियान भाई भाई। कई लोगों के दिल फिर से कांप उठे। सियान ड्रैगन में जरा भी अहंकार नहीं था, बल्कि वह तो बहुत विनम्र था और अपनी मुद्रा को और भी नीचे कर लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है छोटे, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। अंशुल बुदबुदाया, भाई यह तूने क्या किया? यह तो वही पैसा है जो नील तरंग साम्राज्य ने तुझे पिल्स रिफाइनिंग के लिए दिया था। अगर तू हार गया तो मैं देखता हूं तू नील तरंग साम्राज्य को क्या जवाब देगा। सियान ड्रैगन के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी हथेलियां और पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थीं। अगर ध्रुव हार गया, जैसा कि अंशुल ने कहा, वह वाकई जवाब नहीं दे सकता था। लेकिन सियान ड्रैगन जिद्दी लहजे में बोला, मुझे ध्रुव का साथ देना ही होगा। वो मेरा सौगंध भाई है। भले ही मैं हार जाऊं, मुझे उसका साथ देना होगा। इसके अलावा ध्रुव के पास नीलामी के लिए वह उम्र बढ़ाने वाली पिल थी। उस पिल की कीमत कितनी थी? यह निश्चित रूप से 500 स्टार एनबस से तो कहीं ज्यादा थी। इसलिए सियान को कोई चिंता नहीं थी। अग्रेश्वर हंसा और बोला, चून कि सियान ड्रैगन भुगतान कर रहा है तो सब ठीक है। लगता है सियान ड्रैगन इस गवार को बहुत महत्व देता है। इतना बड़ा दांव, लेकिन शायद तुझे अभी नहीं पता, वामन की शक्तियां चंद्र तारा स्तर तक पहुंच चुकी हैं। तेरे 500 स्टार एबर के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। यह सुनते ही सियान ड्रैगन की भौहें कांपी। उसने मन में सोचा, खबर वाकई सच थी। भीड़ में फिर से चर्चा की लहर दौड़ गई। चंद्र तारा स्तर, वामन की प्रतिभा वाकई कमाल की है। इस बार यह गवार उसका मुकाबला कतई नहीं कर सकता। हाँ, मैंने अभी 3000 स्टार क्रिस्टल वामन की जीत पर लगाए हैं। लगता है मैं अच्छा खासा कमा लूंगा। गौरांत का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, वीरन, इस बार हम बुरी तरह हार गए। 10 स्टार एम्बा हमारी सारी जमा पूंजी थी, अब गई। मुझे फिर से भूखा सोना पड़ेगा। वीरन का भी यही हाल था। कम भक्त इसने मुझे धोखा दिया। उसे पहले उनकी शक्तियों के बारे में बता देना चाहिए था। चंद्र तारा स्तर, अब हम क्या करें? चारों वॉर गॉड मुरझा गए। कह लिए, यह एक ऐसा दांव था जिसमें हार निश्चित थी। चंद्र तारा स्तर बनाम हस्तारा स्तर, स्तरों का अंतर 10 या 20 से भी ज्यादा था। वे कैसे लड़ सकते थे? यह एक ऐसी शक्ति थी जो पूरी तरह कुचल देती थी। खत्म मेरे 10 स्टार एम्बर। वीरन रोना चाहता था, लेकिन आंसू नहीं निकल रहे थे। उधर अंशुल ने जब देखा कि वामन के हाथ में तलवार थी, तो अचानक उसकी भैंस सिकुड़ गई। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि ध्रुव की जमाने वाली शक्ति शायद काम नहीं करेगी। वामन ने पहले से ही तोड़ सोच लिया था। अगर ऐसा हुआ तो ध्रुव की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। उसी पल अंशुल ने ध्रुव को देखा और बोला, छोटे भाई, अगर तू यह मुकाबला नहीं करना चाहता तो कोई तुझे मजबूर नहीं कर सकता। अग्रेश्वर ने तुरंत कहा, अंशुल, तेरा क्या मतलब है? अंशुल ने उसे अनदेखा किया और ध्रुव को देखता रहा। अग्रेश्वर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, एछी हटना चाहते हो? हाँ अंशुल, अगर ऐसा हुआ तो भले ही वह मुकाबला से पीछे हट जाए। तुझे सभी के सामने वामन से माफी मांगनी पड़ेगी। अंशुल को इसकी परवाह नहीं थी। भले ही उसे आधी जान गंवानी पड़े,
वह पलक भी नहीं झपकता। माफी मांगना क्या चीज थी। इस वक्त उसे केवल ध्रुव की जान की फिक्र थी। कई महायोद्धा नजरें गड़ाए हुए थे और रत्नकुंज का अध्यक्ष भी ध्रुव का इंतजार कर रहा था। ध्रुव ने हल्के से कहा, भाई अंशुल, चिंता मत करो। कुछ लोग नीचता में डूबे रहते हैं। अगर तुम उन्हें एक थप्पड़ नहीं मरोगे तो वे मक्खी की तरह तुम्हारे सामने भिनभिनाते रहेंगे। ऐसे नीच लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें एक थप्पड़ में मार डालना। यह कहकर ध्रुव धीरे धीरे मंच पर चढ़ गया। वामन ने उपहास भरी हंसी हंसी गवार, मैंने सोचा तू भाग गया था। मुझे नहीं लगा था कि तू वाकई आने की हिम्मत करेगा, लेकिन यह अच्छा है। मैं अब तुझे सभी के सामने मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। हाँ हाँ, ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो शुरू कर सकते हैं। वामन की नजरें काली हो गईं। उसकी आंखों से तीव्र हत्या की मंशा निकल रही थी। चंद्र तारा स्तर की शक्ति तुरंत फट पड़ी और वो गहरे स्वर में चिल्लाया, घुटने टेकने को तैयार हो जा। बोलते ही वामन की लंबी तलवार ने हवा को चीर दिया। उसकी आकृति हजारों परछाइयों की तरह थी जिसने पूरे नीलामी मंच को सील कर दिया। प्रत्येक छाया में मौत छिपी थी, जैसे हजार तीर एक साथ चल रहे हो। यह तो हजार परिवर्तन तकनीक है। नवम श्रेणी की शिखर तलवार तकनीक। इस तलवार तकनीक को मैं भी रोक नहीं सकता। यह लड़का तो पक्का मर गया। वामन वाकई वामन है। उसने हजार परिवर्तन तलवार तकनीक को इतने असाधारण स्तर तक साध लिया है। हस्तारा स्तर तो छोड़ो, उससे ऊंची शक्तियों वाले भी इसे शायद ना झेल पाए। अंशुल की भौहें और सिकुड़ गईं। सियान ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भी कि उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। सूरमास का भी यही हाल था। वह एकटक नीलामी मंच को देख रहा था। उसने मन में कहा, बॉस, पूरी ताकत लगा दो। लायबा और अमोगेश भी बेहद चिंतित थे। हॉल में मौजूद अन्य सभी लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई शानदार तमाशा देख रहे हों। इसके अलावा वह सब मानते थे कि ध्रुव अब मरने वाला था। वामन की तलवार कला को झेलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ध्रुव ने अपनी आंखें हल्के से उठाईं। अचानक उसके शरीर से मेघतारा के छठे लेवल की शक्तियां फट पड़ीं। कई लोग हल्के से सिहर उठे। मेघतारा स्तर, क्या यह हस्तारा स्तर पर नहीं था? उसने सिर्फ 3 दिनों में ब्रेक थ्रू कर लिया, वह भी छठे लेवल तक। लेकिन तो क्या मेघतारा के 9वें लेवल का योद्धा भी चंद्रतारा स्तर के योद्धा का मुकाबला नहीं कर सकता? वो फिर भी मरेगा। सब हैरान थे। हालांकि ध्रुव की शक्तियों ने उन्हें चौंका दिया था, लेकिन यह नतीजा नहीं बदल सकता था। वामन ने भी ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मेघारा स्तर तू फिर भी मरेगा। वामन की हजारों परछायां हजारों तलवारों सहित हर दिशा से कुचलती हुई बढ़ रही थीं। ध्रुव का दाया पैर हल्का सा एक तरफ झुका। उसने आधा कदम पीछे लिया और अपने दाएं हाथ को नीचे करके आंखें बंद कर लीं। वो करपिशाच तकनीक का उपयोग करके उसकी ब्लड लाइन की शक्ति को महसूस करना चाहता था, ताकि असली वामन की स्थिति का पता लगा सके। जैसे ही तलवार उस पर गिरने वाली थी, करपिशाच तकनीक ने वामन की स्थिति का पता लगा लिया और पलक झपकते ही ध्रुव के दाएं हाथ में जमा हो रही शक्ति अचानक फट पड़ी। रक्तचंद्र मुक्का उसका मुक्का चला। बिना किसी दिखावटी चाल के उसने सीधे आगे हमला किया। यह वामन की तलवार की नोक पर जा टकराया। नग्न मुंह से वामन की डिवाइन रैंक की तलवार का मुकाबला। क्या इसके हाथ लोहे के बने हैं? यह लड़का तो पागल हो गया होगा। डिवाइन तलवार उसका पूरा चुनाना पूरा हाथ चीर देगी। ऊपर बैठे सूरमास ने लगभग चिल्लाकर कहा, बॉस, अंशुल की भें और सिकुड़ गई और उसने अपने लोगों को संदेश भेजा, उसकी रक्षा करो। सियान का दिल भी डूब गया। एक हकीम के लिए उसके हाथों को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना वह आग को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। अगर उसका हाथ खराब हो गया तो यह उसके अपन होने के बराबर था। उनके दिल उनके गले में अटक गए थे। अग्रेश्वर ने आत्मसंतुष्ट हंसी हंसी 500 स्टार एबर, मैंने तो कमाल कर दिया। हाँ हाँ, अंशुल, सियान, अब देखता हूं तुम कैसे घमंड करते हो, कैसे अकड़ते हो। हाँ हाँ, तुम सब मेरे पैरों तले कुचल दिए जाओगे। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें रत्नकुंज में टिकने नहीं दूंगा। वामन का चेहरा भी गर्व से भरा था और उसने कहा, तो क्या, अगर तुझे मेरा असली शरीर पता चल गया, तेरा हाथ अब किसी काम का नहीं रहेगा। उसकी शक्तियां और गहरी हुई और उसने तलवार पर पूरी ताकत लगा दी। ध्रुव के होठों का कोना उठा और उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मेरा हाथ अपंगहा। पलक झपकते ही उसके 1 लाख काल ऊर्जा पॉइंट्स गायब हो गए और सारी काल ऊर्जा ध्रुव के दाएं हाथ में समा गई। भन ध्रुव के दाएं हाथ से एक अत्यंत शक्तिशाली काल ऊर्जा निकली। नीलामी हॉल की परछाइयों में एक आदमी का चेहरा हल्के से हैरान हुआ। काल ऊर्जा विस्फोट। ऊर्जा को तुरंत शक्ति में बदलना, यह तकनीक बुरी नहीं, कम से कम इसे मध्यम स्तर की तकनीक माना जा सकता है। खट खट खट, मंच पर तलवार में दरार पड़ गई और पलक झपकते ही वह टूट गई।
ध्रुव का मुक्का रुका नहीं और जोर से आगे बढ़ा। इसकी गति बहुत तेज थी और इसकी ताकत बहुत भयंकर थी। यह ऐसा था जैसे हजारों टन की शक्ति अचानक गरज कर आई हो। वामन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने भी जोर से चिल्लाते हुए मुक्का मारा। ध्रुव की आकृति हिली। धम! एक जोरदार गूंज के साथ ध्रुव का शरीर वामन के शरीर से होकर गुजर गया। उसका मुक्का खून से टपक रहा था। टप टप! यह एकमात्र आवाज थी जो पूरे नीलामी हॉल में बची थी। सारे दर्शक मूक थे। अचानक बुआ की आवाज के साथ वामन ने काले खून की उल्टी की। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसने गंभीर स्वर में कहा, गवार, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तेरा मुझे हराना असंभव है तू। ध्रुव ने ठंडी हंसी हंसी बकवास बंद कर बात करते समय ध्रुव धीरे धीरे पलटा। उसकी नजरें गहरी हो गईं और उसने कहा, मेरे लिए फट जा। धम! जैसे ही ध्रुव ने फट जा कहा, वामन के सिर के ऊपर का एचपी बार तुरंत शून्य हो गया। सीधे शून्य में बदल गया। उसका शरीर डगमगाया और धड़ाम से जमीन पर निढाल गिर पड़ा। वो मर चुका था। एक मुक्के में सीधे मौत। रक्तचंद्र मुक्का 1 लाख का काई काल ऊर्जा पॉइंट्स का घातक हमला। एक मुक्का जो जीवन और मृत्यु तय करता था। यह एहसास वाकई कमाल का था। ऐसा लगा जैसे वह खुद फट गया हो। ध्रुव बेहद उत्साहित था। यह तो बस रक्तचंद्र मुक्का का पहला लेवल है। अगर मैं इसके और लेवल बढ़ा दूं तो यह निश्चित रूप से बेहद भयानक बन जाएगा। उस पल सब स्तब्ध रह गए, मानो समय रुक गया हो। वे इस अचानक हुए दृश्य को पचा नहीं पा रहे थे। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि सभी को लगा जैसे उनकी आंखें धोखा दे रही हों। अगर वामन जमीन पर निढाल पड़ा ना होता तो लोग इसे भ्रम समझते। यह कैसे संभव है? अग्रेश्वर की आवाज कांप रही थी। उसके पैर कमजोर पड़ गए और उसका दिमाग अव्यवस्थित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। आखिर हुआ क्या? जब सभी अभी भी हैरानी में डूबे थे, उरियोमनो की हत्या की मंशा आसमान छूने लगी। वह अपनी सीट से उछला और ध्रुव की ओर उड़ान भरी। लाल नीली शक्तियों से भरी उसकी भयंकर हथेली सीधे ध्रुव के सिर की ओर बढ़ रही थी। और मनो कितना शक्तिशाली था। वह एक दिव्य तारा स्तर का महाशक्तिशाली योद्धा था। भले ही ध्रुव के पास पर्याप्त काल ऊर्जा होती, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। शक्ति स्तर का अंतर बहुत बड़ा था। मेरे बेटे की जान लौटा दे कमीने। और मनो की आभा हिंस्खलन की तरह सीधे ध्रुव पर गिरी। ध्रुव का दिल डूब गया जैसे वो टूटने वाला हो। यह असहनीय था। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। कई लड़कियां चीख उठी हैं, भगवान, खत्म, सब खत्म। वो पक्का मारा जाएगा। आबी ने सुरमा जोर से गरजा। धम! तुरंत उसके शरीर पर महिषासुर की छाया उभर आई। वो एक पागल सारण की तरह कूदा। उरियोमनो की पीठ की ओर झपट्टा मारते हुए बॉस भागोसियान रेगन ने गर्जना की, उरियोमनो, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अंशुल का चेहरा पीला पड़ गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, इतना तेज कि कोई यह अनुमान नहीं कर सकता था कि अगले पल क्या होगा। सूरमास बहुत धीमा था। वहीं उरियोमनो को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी, और वह थी ध्रुव को मारना। अपने बेटे को खोने का दर्द दिल दहला देने वाला था। उसका बस एक ही बेटा था और उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना, वह इसे सह नहीं सका और इससे वह और भी गुस्से में था। अब वह किसी भी हाल में ध्रुव को मारना चाहता था। अपनी जान दे हथेली नीचे उतरी। ध्रुव जमीन पर जड़वत खड़ा था, हिल नहीं पा रहा था। अपनी नियति को किसी और के हाथों में होने का यह एहसास असहनीय था। उसके दिल में गहरी नाराजगी थी। उसी पल यह नाराजगी सृष्टिनाश दंड से जुड़ गई। सृष्टिनाश दंड के भीतर गरुड़ की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और अचानक सिस्टम बज उठा। डिंग, बधाई हो ध्रुव सूर्य गरुड़ की शक्ति को 3 सेकंड तक उपयोग करने के लिए। क्या आप इसे शुरू करना चाहेंगे? उसी समय सृष्टिनाश दंड द्वारा अवशोषित 2 आर्किन रैंक हथियारों की ऊर्जा गायब हो गई। 2 आर्किन रैंक हथियारों की ताकत के बदले में बस 3 सेकंड। यह वाकई बहुत ज्यादा था। ध्रुव ने मन ही मन जीभ चटकाए। लेकिन इस समय घर जलने की परवाह कौन करता? अगर कोई उसे मारना चाहता था तो वह निश्चित रूप से उसे उलट देगा। उसने अपने दिल में जोर